बाहर से देखने पर बॉलीवुड बहुत ही ग्लैमरस और चमक-धमक वाली दुनिया दिखाई देती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टाइम टाइम में बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस इवेंट्स होते रहते हैं। आज हम ऐसे ही टॉप 5 मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। टॉप 5 मर्डर मिस्ट्रीज ऑफ बॉलीवुड। परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जिन्होंने आज तक इतना फेम और इतनी पॉपुलैरिटी देखी है जितना आज तक कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं देख पाई है और शायद ना कभी देख पाएंगी। एक टाइम पर इन्होंने एक साथ 55 से ज्यादा मूवीज साइन कर रखी थी और ये एक साथ 15 से ज्यादा मूवीज में काम कर रही थी। I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? तो कैसे एक ऐसी एक्ट्रेस जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वो अचानक एक मेंटल इलनेस का शिकार हो जाती है और बाद में उनके ही घर में उनकी लाश मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक मर्डर था क्योंकि परवीन को अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता था। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली परवीन को 1973 में चरित्र मूवी से लॉन्च किया गया। मूवी तो फ्लॉप हो गई पर उनकी सुंदरता के कारण दूसरी मूवी ऐसे एक्टर के साथ मिली जिसके साथ काम करने के लिए हीरोइनें तरसती थी। उनका नाम था अमिताभ बच्चन। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और बाद में वो टाइम मैगजीन में अपीयर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी। पर अचानक परवीन और अमिताभ बच्चन की रिलेशनशिप की खबरें बाहर आने लगी। उस समय ऑलरेडी शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन ने वो रिश्ता वहीं खत्म कर दिया और इसके बाद परवीन ने मीडिया में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए और बाद में अमिताभ बच्चन पर केस कर दिया। पर अचानक इसके बाद पता चलता है कि परवीन एक स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है और कोर्ट ने उनकी किसी भी बातों को सीरियसली नहीं लिया और सारे केस को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद परवीन कुछ और रिलेशनशिप में रही पर हर बार उनके वियर्ड बिहेवियर के चलते उनका ब्रेकअप हो जाता था। हर ब्रेकअप का इल्जाम वो अमिताभ बच्चन और उनके लिंक्स पर ही लगाया करती थी। इसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप में आए महेश भट्ट। इस रिलेशनशिप के चलते महेश भट्ट ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी तक को छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि मेंटल इलनेस की वजह से महेश भट्ट ने भी उनसे ब्रेकअप कर लिया। पर अचानक 1983 को परवीन गायब हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि परवीन ब्रेक पर चली गई थी और उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कोर्स किए। वापस आने के बाद परवीन ने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स पर अपने मर्डर के चार्ज लगाए। उन्होंने संजय दत्त के खिलाफ भी कहा कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का हाथ था और उनके पास कुछ सॉलिड एविडेंसेस हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें डेट्स भी दिए पर वो कभी कोर्ट पहुंच ही नहीं पाई और इसके बाद उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। वो सिर्फ दूध और अंडे खाकर रहा करती थी और वो भी लोग उनके दरवाजे के बाहर छोड़ते थे और वो उनको दरवाजे के नीचे से पैसे देती थी और लोगों के जाने के बाद वो दूध और अंडे लेकर अंदर आया करती थी। अचानक कई दिनों तक दूध पैकेट और अंडे बाहर ही पड़े रहे और जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो परवीन अपने ही घर पर 2 दिन पहले मर चुकी थी। मौत का कारण बताया गया कि उनको शुगर था जिसके कारण उनका एक पैर पूरी तरीके से सड़ चुका था और वो चल नहीं पा रही थी। खैर, इस पर बहुत सारी थियरीज हैं पर आपको क्या लगता है, क्या वो सचमुच में पागल हो गई थी या उन्हें मीडिया के सामने पागल बनाया गया था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है। हमारी दूसरी मर्डर मिस्ट्री है जिया खान की, जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिया खान 20 फरवरी 1988 को जन्मी एक ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी। इन्होंने अपना पूरा बचपन न्यूयॉर्क में बिताया था और आगे वो पढ़ाई करने के लिए लंदन चली जाती है। उसी समय जब वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी तब एक मूवी आती है रंगीला, जो उनको बहुत पसंद आती है और उसके बाद वो बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई आ जाती है। उनको अपनी पहली फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, जो इवेंचुअली फ्लॉप हो जाती है। पर उसके बाद उन्हें गजनी में साइड रोल दिया जाता है जिसके बेस पर वो हाउसफुल में भी नजर आती हैं। इसी बीच खबर आती है कि वो आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली को डेट कर रही है और अचानक कुछ दिनों बाद 3 जून 2013 को जिया खान अपने अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई पाई जाती है। पर ये केस आज तक सीबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाई और इसे एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस रात 11 बजे से लेकर 11:30 तक यानी आधे घंटे उन्होंने सूरज पांचोली से बात करी और उसके बाद उनकी माँ और उनकी बहन 11:45 को घर आई, जिस समय तक उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने इन्हीं 15 मिनट के भीतर ही सुसाइड किया था। पर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो शरीर पर कुछ अननेचुरल मार्क्स देखे जाते हैं। इसका मतलब ये था कि उन्हें मारकर पंखे से लटकाया गया था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिया खान के घर से एक सुसाइड नोट बरामद होता है। उस नोट में मेंशन था कि हम रिलेशनशिप में थे, फिर लिव इन में रहे, बाद में वो प्रेग्नेंट हो गए जिसके लिए उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा और अब तुम किसी और को डेट कर रहे हो। ये क्लियर मैसेज था सूरज पांचोली के लिए। उन पर मर्डर का चार्ज तो नहीं लगता पर सुसाइड के लिए उकसाने का चार्ज जरूर लगता और इसी सुसाइड नोट के बेस पर उन्हें अरेस्ट किया गया
और बाद में 22 दिनों के बाद उनको बेल मिल गई। पर आगे चल के जब इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया तो सीबीआई ने भी इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया और लैक ऑफ एविडेंस के बेस पर सूरज पांचोली को रिहा कर दिया गया। 21 फरवरी 2018 को वो अपनी बेटी खुशी और अपने पति बोनी कपूर के साथ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी अटेंड करने के लिए दुबई जाती हैं। पर शादी के बाद उनके पति और उनकी बेटी इंडिया वापस आ जाते हैं और श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई में ही रुक जाती हैं और उसी के अगले 48 घंटों बाद श्रीदेवी के मौत की खबर आती है। इस पर 2 थ्योरीज हैं। पहला, उस रात बोनी कपूर और श्रीदेवी की बात हुई। श्रीदेवी का कहना था कि वो बोनी कपूर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। इसी के बाद बोनी उन्हें सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई आते हैं और कुछ घंटों बाद श्रीदेवी नहाने जाती हैं। लगभग आधे घंटे बाद बोनी कपूर जब बाथरूम में जाकर देखते हैं तो वो बाथटब में डूबी हुई पाई जाती हैं। बोनी कपूर अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को बुलाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हॉस्पिटल में उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसी एक दूसरी थ्योरी है होटल के स्टाफ की, जहां होटल के स्टाफ का कहना था कि श्रीदेवी ने पानी मंगाया था और कुछ देर बाद होटल का एक स्टाफ उनके कमरे के बाहर बहुत देर तक बेल बजा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद उनके रूम को मास्टर की से अनलॉक किया गया और श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी थी। तुरंत ही होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल किया गया। इस समय तक श्रीदेवी की सांसें चल रही थी और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों थ्योरीज में जमीन आसमान का अंतर है, पर दुबई पुलिस ने बोनी कपूर के बयान को ही कंसिडर किया और वेटर के स्टेटमेंट को साइडलाइन कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद डेथ का रीजन हार्ट अटैक बताया गया, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा कि मौत फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण हुई है। इन्हीं सब कंफ्यूजन के कारण ऐसा माना जाता है कि श्रीदेवी का मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था। बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाली दिव्या भारती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक ऐसा समय था जब परवीन बाबी की तरह ही बाकी दूसरी एक्ट्रेस से फिल्में छीन कर दिव्या भारती को दी जा रही थी और इनकी कंट्रोवर्शियल शादी के कारण आज तक इनके डेथ को एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर माना जाता है। तो 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। 9th स्टैंडर्ड में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना शुरू करती है और कुछ ही टाइम बाद उनको उनकी पहली फिल्म गुनाहों का देवता भी मिल जाता है, पर कुछ अननोन रीजंस के चलते उनको वो मूवी छोड़ना पड़ता है। पर दिव्या ने तेलुगु मूवी से महज 16 साल की उम्र में डेब्यू करी और कुछ और तमिल और तेलुगु मूवीज करने के बाद फाइनली उनको शोला और शबनम में बॉलीवुड में एंट्री मिली और ये एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। पर ये मूवी करना दिव्या की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल शोला और शबनम के साथ दिव्या एक और मूवी कर रही थी जिसके डायरेक्टर थे साजिद नाडियावाला और वहीं से साजिद नाडियावाला को दिव्या भारती से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने लगते हैं। उस समय दिव्या भारती महज 16 साल की थी और जैसे ही दिव्या भारती 18 साल की होती है दोनों शादी कर लेते हैं। दिव्या हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियावाला रख लेती हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता थी। दिव्या भारती अपने करियर के पीक टाइम पर थी जब उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारी हिट फिल्में करी। उनको बहुत सारे मूवीज के ऑफर आने लगे। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 1994 में कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली है। पर उसी साल अप्रैल 1993 में उनकी नशे की हालत में 5 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो जाती है। शॉकिंगली अप्रैल 1993 से जस्ट एक महीने पहले मार्च 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। उस समय अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज को फंड किया करती थी और बॉलीवुड के डायरेक्टर साजिद नाडियावाला के भी दाऊद से लिंक थे और ये बात दिव्या भारती को बहुत अच्छे से पता थी। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या भारती के मौत के कुछ दिनों पहले ही साजिद और दिव्या की लड़ाई हुई थी जिसमें दिव्या ने अपने शादी और दाऊद से लिंक की बात रिवील करने की धमकियां दी थी और इस पर मर्डर का शक तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब उस समय उनके घर पर दिव्या के अलावा उनकी एक केयर टेकर मौजूद थी जिसकी कुछ दिनों बाद मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। वो दिव्या के मौत की इकलौती सोलो विटनेस थी। पर इस मामले पर ज्यादा बातें नहीं हुई और बाद में इसे एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और उस मामले को वहीं दबा दिया गया। बिन पूछे मेरा नाम और पता स्टार प्लस के एक टीवी सीरियल से डेब्यू करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सुशांत ने जी टीवी के एक सीरियल पवित्र रिश्ता से अपना नाम बनाया, फिर उन्होंने काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू करी। इसके बाद उन्होंने पीके, शुद्ध देसी, रोमांस जैसी मूवीज में बहुत जल्दी बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करी। इसके बाद उन्होंने MS धोनी, राब्ता, केदारनाथ जैसी मूवीज करी और इसके बाद ही उनकी अगली मूवी छिछोरे आती है जिसके बाद पता चलता है कि वो रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की फैमिली में काफी इन्वॉल्व होने लगे
लगे थे। इसी बीच खबर आती है कि रिया ने सुशांत की बहन पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया है और इसके बाद ही सुशांत की अपनी फैमिली और बहन से बातचीत बंद हो जाती है। फिर इसी बीच कुछ महीनों बाद 14 जून 2020 को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में खुदकुशी कर ली है। इस पर बहुत सारी थ्योरी सामने आती है, जहाँ एक तरफ बॉलीवुड को दोषी ठहराया जाता है, वहीं रिया को डिप्रेशन का रीजन बताया जाता है। और जब सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर सुशांत सिंह राजपूत की बैंक डिटेल्स निकाली तो रिया और उनके भाई के मल्टीपल ट्रांजेक्शंस मिले। इसके बाद बहुत सारे ड्रग्स के किस्से भी बाहर आए। बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी पूछताछ की गई पर कुछ हासिल नहीं हुआ और इसके बाद कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सारे एलिगेशंस पर क्लीन चिट दे दी और वो केस वहीं खत्म हो गया। आज तक उनके मौत का रीजन डिप्रेशन बताया जाता है, पर आज तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस जैसा एक्टर भी सुसाइड कर सकता है। खैर, आई एम श्योर हमारी इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। मेक श्योर आप इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें।